नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है आधे अधूरे नाटक जो मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। तो इस वीडियो को आप सब अंत तक देखिए और जो भी हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। इसमें आधे अधूरे नाटक से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न को बताने का प्रयास किया हूँ और होप कि ये आप सबको एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी लाभदायक होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आधे अधूरे नाटक। सबसे पहले मोहन राकेश जी के जीवनी थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री करमचंद गुगलानी वकील थे। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने एमए की शिक्षा ग्रहण किए। इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। यानी ये जो मोहन राकेश जी हैं ये हिंदी और अंग्रेजी से एमए की शिक्षा ग्रहण किए थे पंजाब विश्वविद्यालय से। और इनका जो है वास्तविक नाम जो मूल नाम था मदन मोहन गुगलानी। अब देखते हैं मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक। मोहन राकेश ने कौन कौन से नाटक लिखे तो देख लेते हैं। पहला लिखा है जो आषाढ़ का एक दिन 1958 में, दूसरा लहरों का राजहंस 1963 में और तीसरा आधे अधूरे जो हम लोग को पढ़ना है 1969 में और चौथा नाटक पैर तले ज़मीन। ये नाटक है जो अधूरा रह गया था और इसे कमलेश्वर जी ने बाद में पूरा किया था। अब देखते हैं एक एक पॉइंट, कुछ वन लाइनर इसमें से देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसके बाद एमसीक्यू बताएंगे। पहला पॉइंट कि आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। अगला पॉइंट है कि आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 में मंचन हुआ था। अगला पॉइंट यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है कि आधे अधूरे नाटक में एक भी अंक नहीं है, सभी घटनाएं एक ही स्थान पर और एक ही दृश्य में दिखाई जाती है। घटनाओं को पूर्वाधा और उत्तरार्ध में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट है कि यह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा है यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखा है रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। अगला पॉइंट इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। पुरुष 1 महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जुनेजा के रूप में चित्रित है और वो पुरुष रहता है काला सूट वाला व्यक्ति। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नाटक के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई। तो देख लेते हैं इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पुरुष पात्र में देख लेते हैं। पुरुष पात्र में पहला है काले सूट वाला आदमी, जो इसका ये है जो ओम शिवपुरी रहते हैं। ये पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50 वर्ष। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग है। दूसरा है पुरुष 1, जो एक ही आदमी बोले तो वो ओम शिवपुरी ही हैं और पुरुष 1 में का नाम रहता है महेंद्रनाथ। इसे याद कर लेना है। ये सावित्री का पति रहते हैं
और ये महेंद्र नाथ है जो इसका उम्र 49-50 वर्ष जिसे बता चुके हैं। एक ही पात्र है जो 4 पुरुष के रूप में रहते हैं। पुरुष एक के रूप में पहनावा पतलून कमीज। नाटक का ये नायक है और प्रमुख पात्र। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चूकने की छटपटाहट लिए, परिस्थितियों के दबावों से घिरा हुआ, बेरोजगारी के कारण घर में इज्जत कम होना, पत्नी की दृष्टि में निकम्मा है। अंत में महेंद्र नाथ समय परिवार को छोड़कर चला जाता है, लेकिन बाद में वह बीमारी से पीड़ित होकर घर आता है और ब्लड प्रेशर का बीमारी इसको रहता है। दूसरा पात्र देखते हैं पुरुष 2। पुरुष 2 में ओम शिवपुरी ही रहते हैं और इसका नाम है जो सिंघानिया रहता है। पुरुष 2 का नाम सिंघानिया। ये सावित्री का बॉस है। सावित्री कौन है? महेंद्र नाथ का पत्नी है और चीफ कमिश्नर रहता है। अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित भुलक्कड़ स्वभाव रहता है। पहनावा पतलून और बंद गले का कोट। अपने अधिकार के बल पर नारी कर्मचारियों को झूठी सहानुभूति दिखाने वाला, आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। व्यर्थ की अनेक बातों की चर्चा करके अपने ज्ञान की महत्ता दिखाने वाला। सावित्री इसे अपने घर अशोक की नौकरी की बात के लिए बुलाती है, किंतु उसकी दृष्टि उस बिंदु से अलग हटकर उसकी बेटी बिन्नी है जो इसका बड़ी बेटी रहती है, पर ओम तृष्णा की दृष्टि से रहता है, और अशोक है जो इसका बेटा है। अगला पात्र देखते हैं पुरुष 3। ओम शिवपुरी रहते हैं। जगमोहन इसका नाम रहता है। पुरुष 3 का नाम जगमोहन। सावित्री का ये प्रेमी रहता है। उच्च संबंध, जवान का मिठास, टिप टॉप रहने का आदत है और खर्च के दरिया दिल्ली। पहनावा पतलून टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डब्बा, लगातार सिगरेट पीता है। अगला पात्र है पुरुष 4। ओम शिवपुरी रहते हैं। जुनेजा इसका नाम है। चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। पहनावा पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट। महेंद्र नाथ का प्रिय दोस्त रहता है। व्यापार करने वाला, महेंद्र नाथ के साथ साझेदारी में काम करने वाला है। अगला पात्र अशोक। अशोक का जो है ये दिनेश ठाकुर ये पात्र का ये निभाता है। महेंद्र नाथ का ये बेटा है। उम्र 21 के आसपास रहता है। पतलून के अंदर दबी भड़कीली बसट, धूल धुलकर घिसी हुई, आधुनिक काल की युवा पीढ़ी के लक्ष्यहीन और आवारा होकर घूमने वाले लड़के का चित्रण। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट। युवा पीढ़ी की बेचैनी और आक्रोश व्यक्ति। कम उम्र में भी अपने आप को बेकार और आवारा सिद्ध कर देता है। पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रखने वाला, लड़कियों के पीछे घूमने वाला, वरना उद्योग सेंटर वाली जैसे लड़कियों के पीछे। तो वरना है जो इसका प्रेमिका रहती है। हमेशा मैगनीज से तस्वीरें काटने वाला, अपनी छोटी बहन की चीज़ें वरना को देता है। पिता के प्रति मन में प्रच्छन्न सहानुभूति का भाव रखता है और माता के प्रति वितृष्णा का और असहमति का भाव रहता है। अगला पात्र है मनोज। ये बिन्नी का पति है। मात्र संवादों में उल्लेख है बिन्नी का हमदर्द, जिसके साथ वह भाग जाती है। बिन्नी कौन है इसके बारे में आगे बताएंगे। स्त्री पात्र में ये थे पुरुष पात्र। अब देखते हैं स्त्री पात्र कौन कौन है। स्त्री पात्र में सबसे पहला है स्त्री सुधा शिवपुरी है जो इसका रोल निभाती है। ये सावित्री इसका नाम रहता है। ये नाटक की नायिका है। महेंद्र नाथ की पत्नी, उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष। आधुनिक काल की नारी के रूप में चित्रण। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण। दूसरी साड़ी विशेष अवसर पर अपने जीवन में एक साथ सब कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील है। अपने परिवार से मुक्त होकर अन्य पूर्ण पुरुष की खोज में निकल जाती है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि सावित्री एक पूर्ण आदमी की तलाश में जुनेजा, शिवजीत, जगमोहन, मनोज आदि के पास संबंध रखती है, किंतु उसे उनसे संतुष्टि नहीं मिलती नहीं है।
अंततः वह पारिवारिक उलझनों से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वापस घर में रहने को बाध्य हो जाती है। दूसरा स्त्री पात्र है बड़ी लड़की। इसका रोल निभाती है अनुराधा कपूर और इसका नाम रहता है बिन्नी। लिखा है कि सावित्री की बड़ी बेटी उम्र 20 वर्ष से ऊपर नहीं, आधुनिक काल की लड़कियों का प्रतिनिधित्व, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, पहनावा साड़ी माँ से साधारण, अपने ही घर में परायापन महसूस करना, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव, प्रेम संबंधों की वास्तविकता को जाने बिना बहकावे में आकर अपने जीवन को नष्ट करना, और आगे लिखा है कि मनुष्य से विवाह करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाना और ये अलग होकर अपना घर आ जाती है। अगला स्त्री पात्र है छोटी बेटी, जिसका रोल निभाई ऋचा व्यास और इसका नाम किन्नी रहता है। बिन्नी और किन्नी, बिन्नी बड़ी बेटी, किन्नी छोटी बेटी। छोटी बेटी का उम्र 12 और 13 वर्ष के बीच, आधुनिक जीवन में जीने वाले राह भटके बच्चों का चित्रण, भाव सवर चाल, हर चीज में विद्रोह, फ्रोक चुस्त पर एक मौजे में सुराग, ज़्यादा जिद्दी रहती है, पारिवारिक के अन्य सदस्यों के व्यक्तित्व की छाप है, कम उम्र में यौन संबंधों में रुचि रखने वाली, माँ बाप का प्यार संस्कार ना पाकर मुंहफट एवं जिद्दी बन जाती है, बड़ों का सम्मान ना करने वाली, विद्रोहपूर्ण व्यवहार करने वाली। ये थे इसके पात्र इस नाटक के। अब देखते हैं आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य क्या है। एक एक पॉइंट्स देखिए ध्यान से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला लिखा है कि आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। अगला पॉइंट, भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यवर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्रनाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति किया है। अगला पॉइंट लिखता है कि आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री जीवन की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे लिखा कि यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आगे लिखा कि यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। अगला पॉइंट कि आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मक आदि का सार्थक प्रयोग किया है। आगे लिखता है कि मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। परिवार का हर व्यक्ति अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पति महेंद्रनाथ व्यापार में सफल नहीं होता हुआ। महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठ जाते हैं। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। महेंद्रनाथ अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु बेरोजगार होने के कारण वह पत्नी सावित्री के कमाई पर पलता हुआ अत्यंत दुखी है। उसकी स्थिति अपने ही परिवार में एक ठप्पा, एक रबर के टुकड़े की तरह है। सावित्री अपने उन्नत और बहुमुखी अपेक्षाओं के कारण महेंद्रनाथ से वितृष्णा करती है। आगे लिखता है कि जगमोहन जुनेजा और सिंघानिया के संपर्क में आती है, किंतु किसी में भी उसे अपनी भावनाओं की तृप्ति नहीं मिलती है। महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी मनोज के साथ भाग जाती है। सावित्री का बेटा अशोक को भी घर के किसी सदस्य से लगाव नहीं होता है। वह भी पिता की तरह ही बेकार है। उसका नौकरी में मन नहीं लगता है। वह भी बदमिजाज और बदजुबान है।
उसकी दिलचस्पी केवल अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे बीतता है। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही उन संबंधों में रुचि लेने लगी है। परिवार में तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उन सब में भी इस तरह की भावना कर गई है। इन सभी पात्रों के व्यवहारों में महेंद्रनाथ और सावित्री के संबंधों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह इस नाटक में सभी पात्र आधे और अधूरे होने की नियति से अभिशप्त है। तो ये था इस कहानी का मुख्य उद्देश्य, ये पॉइंट वाइज पॉइंट बता दिए। अब देखते हैं MCQ प्रश्न। तो आप सब बने रहिए, अंत तक एक से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें बताने का प्रयास किया हूँ, जो आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न में पूछता है कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह प्रयुक्त कथन किसका है? तो ये प्रयुक्त कथन है जो ओम शिवपुरी का है। दूसरा प्रश्न, यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगा और तनाव का दस्तावेज है। आधे अधूरे नाटक के विषय में यह किसका कथन है? तो ये भी कथन ओम शिवपुरी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। इसमें पूछा है, इस नाटक में वैवाहिक जीवन के मध्यवर्गीय विडंबनाओं के कारण परिवार के प्रत्येक व्यक्ति आधा अधूरा रहकर अपने अपने ढंग का संतरांश भोगता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र जी का है। अगला प्रश्न 4 नंबर, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी जुनेजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पारिवारिक विघटन की गाथा है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, सही है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन, ये भी सही है। ऑप्शन ए अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न, मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है? तो ये कथन किन्नी का है, जो महेंद्रनाथ की छोटी बेटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में पूछा है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। तो मूल कथानक में क्या? पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा है 8 नंबर, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो यहाँ बता चुके हैं, पुरुष एक महेंद्रनाथ है। पुरुष 2 कौन है? पुरुष 2 सिंघानिया है। पुरुष 3 जगमोहन है और पुरुष 4 जुनेजा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? तो सावित्री एक पूरा आदमी अपने लिए चाहती है। अगला प्रश्न, यह किसका आत्मकथन है कि मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। तो बताना है ये कथन किसका है? तो ये कथन है जो ऑप्शन सी काले सूट वाला आदमी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है, मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो ये पात्र है बिन्नी का, जो महेंद्रनाथ की बड़ी बेटी है, और छोटी बेटी कौन है? किन्नी, सावित्री उसकी पत्नी है, अशोक उसका बेटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। इसमें पूछा, आधे अधूरे नाटक में आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये कथन अशोक का है, जो महेंद्रनाथ का बेटा है।
अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है? तो ये मोहन राकेश जी का रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा, नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? तो पहला मंचन दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? तो ओम शिवपुरी। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में पूछा, नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के परिचय से होती है? तो इसकी शुरुआत काले सूट वाला आदमी से होता है, जो अन्य 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न 17 नंबर, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? तो काले सूट वाला आदमी सिगार पीता है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। इसमें पूछा है, नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? तो पुरुष एक पात्र का नाम महेंद्र नाथ रहता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 19 नंबर, महेंद्र नाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो सावित्री इसकी पत्नी थी। अगला प्रश्न 20 नंबर, पूछा है, महेंद्र नाथ के लड़के का नाम क्या था? तो अशोक इसका लड़के का नाम। अगला प्रश्न, महेंद्र नाथ की कुल कितने संतान थे? तो कुल 3 संतान, एक बेटा था अशोक और 2 बेटी बिन्नी और किन्नी। अगला प्रश्न 22 नंबर, नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़के का क्या नाम था? तो अभी बता चुके हैं, किन्नी, और बड़ी लड़की बिन्नी। अगला प्रश्न, स्त्री सावित्री ने किसी अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? तो ये बुलाया थे पुरुष 2 यानी सिंघानिया को। अगला प्रश्न देखेंगे, सावित्री के बोस का नाम क्या था? तो सावित्री का बोस का नाम सिंघानिया है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 25 नंबर, नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा क्या है? तो पुरुष एक का पहनावा पतलून और कमीज। अगला प्रश्न पूछता है कि बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टी मांगती है? तो वो 50 पैसे छुट्टी मांगती है। अगला प्रश्न, पुरुष एक ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? तो 5 पैसे की। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। पूछा, महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? तो मनोज के साथ भागी थी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो डैडी कहकर पुकारते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा कि बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती? तो अपने पति के डर से। अगला प्रश्न, छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट बनवाने को किसने कहा था? तो मिस बनर्जी ने कही थी। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। पूछा, महेंद्र नाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता है? तो शुक्र और शनिचर। अगला प्रश्न, सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? तो 5000। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। पूछा, स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? तो एयर फ्रिज में। अगला प्रश्न, किन्नी किससे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया? तो सुरेखा से। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा, अशोक किसे सारी चीज़ें दे देता है? तो अपने प्रेमिका वर्णा को, यानी इसके प्रेमिका का नाम वर्णा है और उसे ही दे देता है। अगला प्रश्न, आधे अधूरे का नाट्य स्थल क्या है? तो मकान के बैठने का कमरा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी नाटक मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है? तो आधे अधूरे नाटक। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने को अधूरा महसूस करता है? तो आधे अधूरे नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा, आधे अधूरे नाटक में किसके मन में समाज एवं माँ बाप के प्रति विद्रोह की भावना है? तो अशोक। अशोक कौन है? इसके बेटा है महेंद्र नाथ और सावित्री का। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में मध्यवर्गीय परिवार की नौकरी पेशा नारी है? तो नौकरी पेशा नारी कौन है? सावित्री, महेंद्र नाथ की पत्नी। अगला प्रश्न 42 नंबर।
पूछा आधे अधूरे नाटक में नौकरी के दौरान सावित्री को किससे मिलजुल कर रहना पड़ता है? तो पुरुषों से। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में सावित्री अपने बेटे को नौकरी दिलवाने के लिए किससे अनैतिक संबंध रखती है? तो सही उत्तर सिंघानिया से। अगला प्रश्न 44 नंबर, पूछा अगर कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं तुम लोगों के लिए, यह कथन किस नाटक के पात्र का है? तो ये है जो आधे अधूरे नाटक से, और ये सावित्री कहती है। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, आधे अधूरे नाटक में सावित्री को कौन आश्वासन देता है कि अशोक की नौकरी लगवा देगा? तो सही उत्तर सिंघानिया, जो सावित्री का बॉस है। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर, पूछा आधे अधूरे नाटक में सावित्री के चरित्रहीनता दुष्प्रभाव के कारण किसका चरित्र बिगड़ जाता है? तो सही उत्तर बिन्नी का। अगला प्रश्न, मोहन राकेश ने अपने किस नाटक में वर्तमान त्रासदी के साथ आधुनिक परिवेश में पले युवकों के आक्रोश एवं विद्रोह को प्रकट किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये आधे अधूरे। अगला प्रश्न है 48 नंबर, पूछा आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ किसकी बैसाखी के सहारे जीवन यापन करने वाला एक कायर इंसान है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी जुनेजा, और जुनेजा पुरुष 4 के रूप में आया है। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के किस पात्र ने एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते हैं? तो सही उत्तर सावित्री और महेंद्र नाथ, दोनों पति पत्नी। अगला प्रश्न देखेंगे 50वां नंबर प्रश्न, पूछा आधे अधूरे नाटक के आधार पर बताएं कि किसका होना ना होना नहीं के बराबर है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए महेंद्र नाथ का। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ को अपनी पत्नी का किसके साथ मेलजोल रखना कदापि सहन नहीं होता? तो सही उत्तर पर पुरुषों से, यानी दूसरे पुरुष के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा आधे अधूरे नाटक में चित्रित अशोक रिक्त स्थान तृतीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होने वाला एक युवक है। तो ये है जो बीएससी के तृतीय वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लेकर किसकी मानसिकता को चित्रित किया है? तो सही उत्तर किन्नी का। अगला प्रश्न देखेंगे 54 नंबर, पूछा आधे अधूरे नाटक में सावित्री को कुकू डियर कहकर कौन बुलाते थे? तो कुकू डियर इसका जगमोहन कहकर बुलाते थे, जिससे सावित्री प्रेम करता था। अगला प्रश्न 55 नंबर, सावित्री जगमोहन के साथ बाहर जाते वक्त किस जगह का जिक्र नहीं करती है? तो जगमोहन के साथ जब बाहर जाती तो वो गिंजा ओकर्स और रेस्तरां का चर्चा करती कि वहाँ गए थी, और ग्लब आर्ट का चर्चा नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर, पूछा छोटी लड़की किस पत्रिका को छुप छुप कर पढ़ना चाहती थी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी केसानोवा। अगला प्रश्न 57, आधे अधूरे नाटक के आधार पर बताइए कि अशोक ने किसके बारे में कहा है? एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? तो ये है जो सिंघानिया के बारे में बोलता है अशोक। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर, इसमें पूछा कि सिंघानिया के संदर्भ में किसने कहा है कि तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन मैंने कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता? तो सही उत्तर ऑप्शन सी अशोक कहता है। अगला प्रश्न, अशोक एयर फ्रीज में कितने दिन नौकरी के बाद छोड़कर चला आया? तो 6 हफ्ते, यानी 6 हफ्ते नौकरी करता है उसके बाद छोड़ देता है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न में पूछा है, शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। यह किसका कथन है? तो सही उत्तर यह कथन काला सूट वाला आदमी का है।
अगला प्रश्न है 61 नंबर में, इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। यह कथन किसका है? तो ये कथन बिन्नी का है, यानी महेंद्र नाथ की बड़ी बेटी का। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। पूछा है कि कोई चाहे तो इसे व्यर्थता बोध नाटक भी कह सकता है। आधे अधूरे नाटक के विषय में यह किसने कहा है? तो एक कथन है जो बचन सिंह ने कहे हैं। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के पात्र पुरुष दो कौन है? सिंघानिया को जलवायु की दृष्टि से कौन सा देश पसंद था? तो इटली। अगला प्रश्न देखेंगे 64 नंबर। पूछा, एक गुबार सा हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकल लूँ। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसने किससे कहा है? तो ये कथन है जो बिन्नी अपनी माँ यानी सावित्री से कहती है। अगला प्रश्न 65 नंबर, आधे अधूरे नाटक के पात्र अशोक को शौकी कौन कहता है? तो किन्नी। अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर। इसमें पूछा, उस चीज़ को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को तो धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये अशोक। अगला प्रश्न, आधे अधूरे में नाटक की सही भाषा की गहरी तलाश है, युक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जो नेमिचंद्र जैन का है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। पूछा, आधे अधूरे नाटक में कौन सिगरेट पीने का आदी है? तो जगमोहन जो पुरुष 3 है। अगला प्रश्न पूछा है, आधे अधूरे नाटक के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था, तो ये सही है। ऑप्शन बी, नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, तो ये भी सही है। ये 5 खंड कौन कौन है? काला सूट वाला आदमी, फिर महेंद्र नाथ, फिर सिंघानिया, फिर जगमोहन, फिर जुनेजा। अगला पॉइंट बोला है कि नाटक का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन बोला नाटक का पहला मंचन फरवरी 1969 में हुआ, तो ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न पूछा है 70 नंबर कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, पर अब पेट भर गया है, मेरा हमेशा के लिए भर गया है। उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो पुरुष 1 ने कहा है। अगला प्रश्न 71 नंबर में, इस घर में एक रबर स्टाम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन पुरुष 1 यानी महेंद्र नाथ ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। पूछा, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन अशोक ने कहा है। अगला प्रश्न, महसूस करना ही महसूस नहीं होता था और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये अशोक का। अगला प्रश्न 74 नंबर। पूछा, मैं तो समझता हूँ महेंद्र नाथ खुद जिम्मेदार है अपनी यह हालत करने के लिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन पुरुष 4 यानी जुनेजा का है। अगला प्रश्न पूछा, यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन सी, सावित्री का है। अगला प्रश्न पूछा है कि आधे अधूरे में एक प्रयुक्त शैली नहीं है, व्यंग्यात्मक, तीखी, पैनी, आलोचनात्मक। तो आलोचनात्मक नहीं, यानी ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, जगमोहन की गाड़ी थी, तो जगमोहन की गाड़ी न्यू इंडिया की थी। तो ये था आधे अधूरे नाटक से महत्वपूर्ण प्रश्न। होप कि ये आप सबको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए
ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। और जो भी नए हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।